वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 10th के अंदर हम सेट्स के टॉपिक पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेट्स की रिलेशंस। सेट की एक रिलेशन हमने पढ़ी थी पहले, दैट वाज इक्विवेलेंट सेट्स। ये भी सेट की एक रिलेशनशिप है, एक ताल्लुक़ है जो दो सेट्स के दरमियान में। रिलेशन का मतलब जो दो सेट्स का ताल्लुक़ होता है। याद रखिए, मैथ्स में हम बहुत सारे काम करते हैं, वो फंक्शंस हैं, लेकिन मैथ्स में बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिसमें कुछ करना नहीं होता। ये हमें दो चीज़ों का ताल्लुक़ बताते हैं। मैं छोटी सी मिसाल ले रहा हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 5 + 3। इसको देखकर आपको क्या लगता है, ये आपको क्या कह रहा है? ये प्लस का साइन जो यहाँ पे एडिशन का साइन, ये हमें प्रॉम्प्ट कर रहा है कि हमें कुछ करना है। ये एक फंक्शन है, ये हमें कुछ करने के बारे में कह रहा है। इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमें कुछ करना पड़ेगा। सो वी विल गेट आंसर 8। लेकिन अगर मैं ये लिख दूँ 5 = 3, तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है। इसको पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि इसमें एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। इसमें इन दो नंबर्स का रिलेशन बताया जा रहा है कि 5 जो है वो 3 से बड़ा है, या इसको हम यूँ भी कह सकते हैं 3 जो है 5 से छोटा है, वाइस वर्सा। ठीक है, तो मैथ्स में कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ रिलेशंस होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन रिलेशन की फॉर्म में दी जाती है। बिल्कुल इसी तरह से सेट में भी रिलेशंस होती हैं। तो पहली रिलेशन हम पढ़ चुके हैं, जस्ट मैं लिस्ट कर रहा हूँ कि वो क्या होती हैं। सो लेट्स सी। फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशंस और सेट्स। इसमें पहली चीज़ जो हम पढ़ चुके हैं और हम जानते हैं वो क्या है? इक्विवेलेंट सेट्स। पिछले लेसन में बता चुका हूँ इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं। ऐसे सेट्स, ऐसे दो सेट्स जिनमें मेंबर्स की तादाद बराबर हो, वो इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। इसमें हम इक्विवेलेंट सेट्स में हम ये देखते नहीं हैं कि कौन मेंबर्स हैं, कैसे मेंबर्स हैं, हम सिर्फ उन्हें गिनते हैं, काउंट कर लेते हैं। लेकिन अब जो हम रिलेशंस पढ़ने जा रहे हैं इक्विवेलेंट सेट्स के बाद में, वो उसमें हमें मेंबर्स को देखना होगा। हमें चेक करना होगा कि मेंबर्स कैसे हैं, मेंबर्स कितने मेंबर्स मिलते हैं, कितने मेंबर्स सेम हैं, कितने मेंबर्स डिफरेंट हैं। इन चीज़ों को गौर से देखना होगा, तब हमें उन सेट्स के दरमियान ताल्लुक़ समझ में आएगा। उस रिलेशनशिप को समझने के लिए हमें सेट्स को बड़ा गौर से स्टडी करना पड़ेगा। उसके लिए हम सेट्स की रिलेशन पे जाएं, उससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ ताकि हम उसको पैरेलल चला सकें। सेट के रिलेशंस को एलॉबरेट करने के लिए, समझाने के लिए दो लोगों ने बहुत काम किया। उसमें एक नाम है जॉन वैन और एक है यूलर। जॉन वैन, he is a British logician। logician basically लॉजिक से निकला है लफ्ज़। he was a philosopher, while Euler he was British and ये स्वीडिश था, he was a mathematician। यूलर का नाम मैथ्स में बहुत लिया जाता है, बहुत सारी जगहों पे आपको यूलर का नाम सुनने को मिलेगा। वैन और यूलर ने मिलकर सेट्स के रिलेशन को वाज़े करने के लिए कि उसे आसानी के साथ समझा जा सके, उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसको कि हम वैन यूलर डायग्राम्स कहते हैं। बहुत सारी किताबों में यूलर के नाम को शामिल नहीं किया जाता और उसे खाली वैन डायग्राम्स कह दिया जाता है आसानी के लिए। लेकिन जो चीज़ हम अब पढ़ने वाले हैं, रिलेशंस ऑफ सेट, इसके अंदर इसको शो करने के लिए जो डायग्राम्स का तरीका ईजाद हुआ, उसमें जॉन वैन और यूलर दोनों का बराबर का हिस्सा है। ठीक है, और अब जो किताबें लिखी जा रही हैं, जो नई किताबें लिखी जा रही हैं, उनमें
इन डायग्राम्स को वैन यूलर डायग्राम ही कहा जाता है। लेकिन बाज़ जगह पे यूलर का नाम नहीं लिखा जाता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आसानी के लिए हम उसे खाली वैन डायग्राम भी कह सकते हैं, जो कि बहुत मशहूर है। नॉर्मली इसको वैन डायग्राम कह दिया जाता है। अब हम साथ साथ वेन डायग्राम्स को भी समझेंगे और सेट्स की रिलेशन। मैं चाह रहा हूँ दोनों चीज़ों को हम एक साथ लेके चलें। वेन डायग्राम का उसूल ये होता है कि कोई भी सेट है, उस सेट को हम एक सर्कल से या किसी भी क्लोज शेप से शो करते हैं। मिसाल के तौर पर एक सेट है ए, मैं इसके मेंबर्स लेता हूँ ए, ई, आई, ओ एन यू। दीज आर 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स और ये इंग्लिश की वॉल्स हैं। अगर इसे वेन डायग्राम की मदद से बनाना चाहें तो डायग्राम कैसे बनेगी कि ये सेट ए है, जो सेट का नाम है वो सेट का पार्ट नहीं होता, सेट के बाहर होता है, तो ये ए का नाम इसके बाहर लिखा जाएगा और इसके जो मेंबर्स हैं उनको हम इसके अंदर लिख देंगे, लेकिन इसमें हम कॉमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तरतीब की सेट में वैसे भी कोई अहमियत नहीं होती, इसमें आप कहीं भी कोई मेंबर लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह लिखिए कि वो मिक्स होकर कोई नई चीज़ ना बन जाए। AEIONU ये इसके मेंबर्स हैं जो उस सर्कल के अंदर आ गए। मैं एक सेट और ले रहा हूँ यहाँ पे, लेट्स से B। इसके मेंबर्स हैं A, B, C, D एंड E। हम सेट्स की रिलेशंस को स्टडी करने जा रहे हैं। ये दोनों इक्विवेलेंट सेट्स हैं, लेकिन इसका इक्विवेलेंट होना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इस वक्त हम इनकी रिलेशन स्टडी कर रहे हैं जो इनके मेंबर्स की क्वालिटी पे, मेंबर्स पर डिपेंड करती है। अब सेट बी के मेंबर्स हैं फर्स्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। चाहे तो इसमें एक अल्फ़ाबेट और बढ़ा लेते हैं ताकि इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ से ख़त्म हो जाए। इसमें 6 अल्फ़ाबेट्स कर लेते हैं। सो नाउ दे आर नॉट इक्विवेलेंट, लेकिन ये दो सेट्स हैं। अगर हम बी की मिसाल लेने जाए, बी क्या है, तो बी भी एक ऐसे सर्कल बनेगा, इसका नाम बाहर आएगा, इसके मेंबर्स अंदर आएंगे, ए, बी, सी, डी, ई एन एफ। कहीं भी लिखे जा सकते हैं, तरतीब की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन फासले पे और डिस्क्रीट लिखे जाएं ताकि आसानी से पढ़े जाएं, ऐसा ना हो वो मिलकर कोई नई शक्ल अख्तियार कर लें। सफाई का ख्याल रखिए। ये दो सेट्स हैं। अब हम इनके रिलेशन को स्टडी करने चाह रहे हैं। ये तो तरीका है कि किसी भी सेट को अगर हमें वेन डायग्राम में ड्रॉ करना है तो हम उसका एक दायरा बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे और उसके अंदर मेंबर्स लिखेंगे। नाम सर्कल के बाहर लिखा जाएगा, क्योंकि नाम सेट का हिस्सा नहीं होता, वो सेट को, पूरे सेट को रिप्रेजेंट करता है, तो वो सर्कल के बाहर लिखा जाएगा। अब हमें देखना ये है कि इन सेट्स में रिलेशन क्या है। अभी ये जो डायग्राम्स हैं ये रिलेशनशिप को शो नहीं कर रही हैं। हमने दोनों को सिर्फ ड्रॉ करके देखा है कि सेट वेन डायग्राम में बनते कैसे हैं। नाउ फर्स्ट वी वांट टू सी कि इनमें ए और बी में रिश्ता क्या है, इनमें क्या ताल्लुक़ है, इसको क्या नाम दे सकते हैं। पहले हमें इसको समझना है। अगर आप दोनों सेट्स को देखें, स्टडी करें, तो इस सेट में 5 मेंबर्स हैं, इसमें 6 मेंबर्स हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम सेट्स के रिलेशन देख रहे होते हैं हमें काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, इसमें भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, ये बहुत अहम बात है। दूसरी चीज़, क्या दोनों में सेम अल्फ़ाबेट्स हैं, तो मेरा ख्याल है जवाब होगा नो। दूसरा सवाल होगा क्या इनमें बिल्कुल मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट्स हैं, बिल्कुल डिफरेंट है, आंसर विल बी नो अगेन। नहीं, इसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स मिलते हैं और कुछ नहीं मिलते। सो नाउ आई एम पॉइंटिंग आउट कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं जो मिलते हैं। तो मैं सबसे पहले देख रहा हूँ यहाँ पे मुझे ए नज़र आ रहा है जो दोनों में मौजूद है, कॉमन है। उसके बाद में बी इसमें मौजूद नहीं है, सी इसमें ए में नहीं है, डी इसमें नहीं है, लेकिन ई इसमें भी है और इसमें भी है, लिहाजा ई भी एक कॉमन एलिमेंट है दोनों सेट्स का। अब अनकॉमन, ये तो एलिमेंट्स हो गया कि जो कॉमन है। अनकॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो ये देखिए सेट बी में 4 अनकॉमन एलिमेंट्स हैं, बी, सी, डी एंड एफ, और जबकि ए में 3 अनकॉमन एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि
इन दो सेट्स में कॉमन मेंबर्स भी हैं, ऐसे मेंबर्स हैं, काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे मेंबर हैं, चाहे वो 2 हैं, चाहे 1 है, चाहे 10 हैं, जो कि दोनों में मौजूद हैं, कॉमन है। और दोनों में कुछ अनकॉमन भी हैं, दोनों में मौजूद हैं अनकॉमन एलिमेंट्स। अगर इस तरह के आपको कोई सिचुएशन नज़र आए तो उसको हम मैथ्स की ज़बान में कहेंगे, मैं इसको इस वक्त मिटा रहा हूँ क्योंकि हमें इसको दोबारा बनाना है। इसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। तो इसको हम लिखेंगे ए एंड बी आर disjoint, I'm sorry, they will be called overlapping sets। ये ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। आई एम नॉट श्योर अबाउट स्पेलिंग कि डबल पी होगा या सिंगल पी होगा, इसे सिंगल पी कर लीजिए, देन यू कैन चेक इट योरसेल्फ क्या होगा। नाउ अब इस ए और बी की अलग अलग तो वेन डायग्राम बनाई हमने, 2 सर्कल बन रहे। अब हम इस रिलेशनशिप के हिसाब से वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। ये सेट्स ऐसे हैं जिसमें कुछ हिस्सा कॉमन है और दोनों में कुछ हिस्सा अनकॉमन है। तो याद रखें, इसको बनाने का तरीका ये होता है कि हम एक सर्कल बनाएंगे। अगर हम कंपास इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेम रेडियस के साथ कंपास को इस पर रखिएगा सर्कल पर और दूसरा सर्कल ड्रॉ कीजिएगा। इस तरह से ये तीनों फासले बराबर होंगे। ये शक्ल है डिसजॉइंट सेट्स की। इसमें ये सेट है, फर्ज करें ए, और ये सेट है बी। क्योंकि हमने देखा यहाँ पे कि इन दोनों सेट्स में कुछ चीज़ें कॉमन हैं और दोनों में अलहदा अलहदा कुछ चीज़ें अनकॉमन हैं। तो इनमें कॉमन क्या है, ए ई दोनों में मौजूद है। इन दोनों सेट्स का ये एरिया कॉमन है, ये ए में भी शामिल हो रहा है और बी में भी शामिल हो रहा है। लिहाजा हम यहाँ पे इसके मेंबर्स लिख देंगे, कॉमन मेंबर्स वो हैं ए एंड ई। जब मैंने ए और ई को लिखा तो ये दोनों में लिखा गया है, ये ए में भी आ गए हैं और बी में भी आ गए। फिर अब जो बच गए, ए में कौन से बचे हैं, आई ओ यू, वो यहाँ लिखे जाएंगे, आई ओ एन यू, क्योंकि सिर्फ ए में है, बी में नहीं है। अब अनकॉमन मेंबर्स जो कि बी में बच गए वो बी सी डी एंड एफ, वो बी के इस एरिया में लिखे जाएंगे, बी सी डी एंड एफ। ये ए और बी ओवरलैपिंग सेट्स हैं और इनकी वेन डायग्राम में रिलेशनशिप इस तरह शो की जाएगी कि 2 ओवरलैपिंग सर्कल्स। मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि आप एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, फिर उस सर्कल पर ही कंपास को रखिए और दूसरा सर्कल ड्रॉ कीजिए, तो वो इस तरह बनेगा कि ये तीनों एरियाज इक्वल हो जाएंगे। ये तीनों इक्वल लेंथ आएगी आपके पास। इस तरह आपको मेंबर्स को लिखने के लिए बराबर स्पेस मिलेगा और आप बहुत सफाई के साथ इसको शो कर सकेंगे। तो ये पहली रिलेशनशिप हमने देखी, ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं, ए एंड बी ओवरलैपिंग है अगर इनमें कुछ कॉमन मेंबर्स हैं और दोनों में अनकॉमन मेंबर्स भी होने चाहिए, तो वो ओवरलैपिंग सेट्स कहलाएंगे। आई एम मूविंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट रिलेशन ऑफ सेट्स। एक सेट ले रहा हूं मैं सी, इसके मेंबर्स हैं 2 4 6 8। दूसरा सेट है डी, जिसके अंदर भी नंबर्स ही ले रहा हूं, सेट सी के मेंबर्स हैं 2 4 6 8 इवन नंबर्स हैं। सेट डी के मेंबर्स हैं 1 3 एंड 5, ये ऑड नंबर्स हैं। हमें इसकी रिलेशनशिप देखनी है। मैं पहले बता चुका हूँ, काउंट नहीं करना है हमें, सिर्फ मेंबर्स को देखना है। ये दोनों नंबर्स हैं,
क्या दोनों में सेम नंबर्स हैं? आंसर इज़ नो, दोनों में सेम नंबर्स नहीं है, मुख्तलिफ नंबर्स हैं। क्या दोनों में बिल्कुल डिफरेंट नंबर हैं? आंसर इज़ वेरी सिंपल, यस, दोनों में बिल्कुल अलग अलग मेंबर्स हैं। कोई मेंबर इनका आपस में मिलता जुलता नहीं है। अगर मैं देखूं तो इनमें सब अंक 2 इसमें है क्या 2 इसमें नहीं, 4 है नहीं, 6 है नहीं, 8 नहीं। सी के जितने भी मेंबर्स हैं वो सिर्फ सी में हैं, वो डी में मौजूद नहीं हैं। सेम वे इसके मेंबर जो हैं वो भी सारे के सारे अनकॉमन हैं, कोई कॉमन मेंबर नहीं है। जैसे कि ओवरलैपिंग सेट्स में हमारे पास ए और ई कॉमन थे। जब इनकी वेन डायग्राम बनाने की बारी आएगी तो सी और डी को हम इस तरह बनाएंगे कि इसके दोनों सर्कल्स एक दूसरे से अलहदा होंगे। ये सी और डी, सी के मेंबर्स हैं 2, 4, 6, 8। डी के मेंबर्स हैं 1, 5 एंड 3। कहीं भी लिखे जा सकते हैं। ऐसी रिलेशनशिप जिसमें दो सेट्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, इनमें कोई कॉमन एरिया नहीं है, कोई कॉमन मेंबर्स नहीं है, जो एरिया है वो मेंबर्स को शो करता है, तो इनको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। इसको लिखेंगे सी एंड डी आर डिसजॉइंट सेट्स। ये दूसरी टाइप की रिलेशनशिप हमने सीखी। एक तो इक्विवेलेंट थी, उसको तो अलग कर दीजिए, उसमें मेंबर्स को सिर्फ गिनते हैं। जब मेंबर्स को देखा जिनमें जाता है वो जो वेन डायग्राम पर शो होती हैं उसमें ये दूसरी रिलेशनशिप है। पहली ओवरलैपिंग सेट थी, दूसरी डिसजॉइंट सेट्स हैं। अब हम तीसरी रिलेशनशिप को स्टडी करने जा रहे हैं। एक सेट है से P, इसके मेंबर्स हैं 1, 2, 3, 4 ऑन एंड ऑन स्टिल 10। इसमें 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर्स मौजूद हैं। एक सेट और ले रहा हूँ मैं, लेट्स कॉल इट Q। इसके मेंबर्स हैं प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5 एंड 7। किस में कितने मेंबर्स हैं इससे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप देखें जो P है उसके अंदर 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स हैं। इसके अंदर सिर्फ प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5 एंड 7। पहला क्वेश्चन, क्या दोनों में सेम मेंबर्स हैं? आंसर विल बी नो। क्यों नो? क्योंकि इसके अंदर 1 से 10 तक हैं, इसमें सिर्फ 2, 3, 5, 7 4 मेंबर्स हैं, तो सेम नहीं है। क्या दोनों में अनकॉमन मेंबर्स हैं? आंसर विल बी नो अगेन, नो। अगर हम कॉमन मेंबर्स ढूंढेंगे तो 2, 3, 5, 7 इसमें जो मौजूद हैं वो सारे के सारे मेंबर्स इसमें मौजूद हैं। अगर मैं सारे के सारे मेंबर्स लिखूं तो उसमें आएंगे, तो हम देखते हैं तो सारे के सारे मेंबर्स कॉमन हैं 2, 3, 5 एंड 7। इसमें भी 2, 3 और 5 एंड 7 यहाँ आएगा, जो लिखा नहीं गया है, ये सब कॉमन है। लेकिन अनकॉमन मेंबर्स की बात करें तो अनकॉमन मेंबर्स सिर्फ P में है, Q में कोई भी अनकॉमन मेंबर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और समझने वाला कॉन्सेप्ट है कि क्या ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं, तो जवाब होगा नहीं, ये ओवरलैपिंग नहीं है। ओवरलैपिंग सेट्स तब होते जबकि इसमें भी कुछ अनकॉमन मेंबर होते। जैसे कि अनकॉमन मेंबर्स को यहाँ देखें तो इसके अंदर बहुत सारे अनकॉमन मेंबर्स निकलेंगे। इसमें 7, इसके अलावा 8 भी आएगा, 10 भी आएगा, 9 भी आएगा। बहुत सारे अनकॉमन मेंबर्स P में हैं। Q में कोई भी अनकॉमन मेंबर नहीं है, सिर्फ कॉमन है। जबकि ओवरलैपिंग सेट्स के अंदर अनकॉमन मेंबर्स दोनों में होते थे। इसमें अनकॉमन मेंबर्स सिर्फ P में है, Q में सिर्फ कॉमन मेंबर्स हैं, सारे के सारे। इसका इस सिचुएशन को मैं अगर आसान ज़बान में कहना चाहूँ यूँ कह सकता हूँ कि Q सारे का सारा P का ही एक हिस्सा लगता है। यूँ लगता है Q जो है इसको P में से कुछ मेंबर्स लेकर बनाया गया है। Q इज़ अ पार्ट ऑफ P। अब इसको वेन डायग्राम में शो करना चाहेंगे
तो कैसे शो करेंगे? इस सूरत में P जो है एक बड़े से सर्कल की शक्ल में शो किया जाएगा, दिस इज P, और Q जो है वो इसके अंदर एक छोटे से दायरे की शक्ल में शो किया जाएगा, इससे छोटा, क्योंकि इससे छोटा सेट है, और इसका नाम इससे बाहर लिखा जाएगा, लेकिन P के अंदर ही लिखा जाएगा, बिकॉज Q P का ही एक हिस्सा है। इसके बाहर लिखा जाएगा नाम, लेकिन P के अंदर होगा। अगर इनके मेंबर्स लिखना चाहें तो सबसे पहले हम मेंबर्स लिखेंगे Q के 2, 3, 5, 7। जब मैंने इन मेंबर्स को यहाँ लिखा Q में, तो एक्चुअली तो ये P के अंदर भी लिखे गए हैं, क्योंकि Q P का ही एक हिस्सा है, तो ये मेंबर्स मैंने P के अंदर लिख दिए हैं। अब ये P में भी काउंट हो रहे हैं। अब कौन से मेंबर्स हैं जो कि P में हैं और Q में नहीं है? दे आर ओनली द पार्ट ऑफ P। तो मेंबर्स हैं 1, 2 इसमें आ गया, 3 इसमें आ गया, 4, 5 इसमें आ चुका है, 6, 7 इसमें आ चुका है, रह गया 8, 9 एंड 10। ये रिलेशनशिप है P और Q की। ये रिलेशनशिप ऐसी है, इसके हम कहते हैं इंट्रांजिटिव रिलेशनशिप है। इंट्रांजिटिव रिलेशनशिप कैसी होती है? मिसाल के तौर पे दो लोग दोस्त हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के लिए दोस्त हैं। दो भाई हैं तो दोनों भाई हैं एक दूसरे के, दो बहनें हैं तो दोनों ही बहनें हैं एक दूसरे की। लेकिन अगर एक बाप है और एक बेटा है, तो दोनों बाप नहीं हो सकते और दोनों बेटा नहीं हो सकते, एक बाप होगा और एक बेटा होगा। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे P और Q में ट्रांजिटिव रिलेशनशिप है। जो रिश्ता P का Q के साथ है वो Q का P के साथ नहीं है, वो मुख्तलिफ रिश्ता है। तो इसको हम इस तरह कहते हैं, इनके रिश्ते को यूँ बयान करते हैं कि Q is a subset of P। Q जो है वो P का सबसेट है। सब का मतलब छोटा, उसका एक पार्ट है। अब ये तो एक रिश्ता हो गया। इस तरह कि हम Q का रिश्ता बता रहे हैं P के साथ कि Q रिश्ते में P का क्या लगता है, Q उसका सबसेट लगता है। तो सवाल ये पैदा होगा कि फिर P Q का रिश्ते में क्या लगता है, P का Q के साथ रिश्ता क्या है? तो उसको हम कहेंगे P is a superset of Q। P रिश्ते में Q का सुपरसेट है, जबकि Q रिश्ते में P का सबसेट है। इंट्रांजिटिव रिलेशनशिप है, दोनों के लिए मुख्तलिफ होगी। जैसे बाप बेटा का रिश्ता है या माँ बेटी का रिश्ता है, दोनों माँ नहीं हो सकती, दोनों बेटी नहीं हो सकती। इसी तरह से इसमें ना दोनों सबसेट है ना दोनों सुपरसेट हैं। एक सबसेट है तो दूसरा उसका सुपरसेट होगा, और इसकी रिलेशनशिप इस तरह से शो की जाती है। यहाँ एक चौथी रिलेशनशिप भी होती है, बहुत अहम होती है। मैं इसके सिंबल्स की तरफ अभी नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल मुनासिब होगा कि इसको साथ साथ ही क्लियर कर लिया जाए। देखिए, Q इज़ अ सबसेट ऑफ P। इस चीज़ को हम मैथ्स की ज़बान में कैसे शो करते हैं? सिंबॉलिक फॉर्म में। इसको कहते हैं P और इसके साथ एक U बना दिया जाता है, लेटा हुआ U, हॉरिजॉन्टल U। P इज़ अ सबसेट ऑफ Q। जैसे कि लेस देन का निशान होता है, बिल्कुल वैसी ही बात है ये, लेकिन ये U है। P जो बैक साइड पे बना हुआ है वो सबसेट है, और जो खुले हुए मुंह की तरफ है वो सुपरसेट है। सो रिलेशनशिप विल बी रेड एज P इज अ सबसेट ऑफ Q। और जब हम इस रिलेशनशिप को देखना चाहेंगे, सॉरी आई मेड मिस्टेक हियर, Q इज अ सबसेट ऑफ P। Q इज अ सबसेट ऑफ P। अब सवाल होता है कि P सुपरसेट है Q का, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो ये वही रिलेशनशिप होगी P, लेकिन ये निशान रिवर्स हो जाएगा और इसे इस तरह से लिखा जाएगा, Q इज अ सबसेट ऑफ P। इट्स मीन कि P इज अ सुपरसेट ऑफ Q। ये सेम स्टेटमेंट है जैसे कि हम लिखते हैं 3 इज लेस देन 5, तो अंडरस्टूड सी बात है कि 5 इज ग्रेटर देन 3। सेम वे जब हम कह रहे हैं Q इज अ सबसेट ऑफ P,
तो इसको अदरवाइज वाइस वर्सा पढ़ा जाएगा, P इज़ ए सुपर सेट ऑफ Q। तो ये डिसजॉइंट सेट के लिए ऐसी कोई सिंबॉलिक फॉर्म मौजूद नहीं है, ओवरलैपिंग सेट्स के लिए कोई सिंबॉलिक फॉर्म मौजूद नहीं है, सिर्फ सबसेट एंड सुपर सेट के लिए हमारे पास एक मेथड है शो करने का इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स। वो निशान है ये सबसेट और सुपर सेट का निशान है। दिस इज एक्चुअली अ U दैट हैज़ बीन लाइड डाउन, जो लेट गया है। अगर वो राइट साइड पे लेट गया तो सबसेट है, अगर वो लेफ्ट साइड की तरफ लट गया है तो वो सुपर सेट का निशान बन जाएगा। ठीक, तो ये तीसरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप अमंग सेट, दैट इज सबसेट एंड सुपर सेट। इसमें दोनों मेंबर अलग अलग रिश्ता रखते हैं एक दूसरे के साथ। आई एम क्विकली मूविंग टू माई नेक्स्ट। नाउ मैं एक सेट ले रहा हूँ Y, इसके मेंबर्स हैं P, Q, R एंड S। सेट के मेंबर्स जो होंगे वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे, सेट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। एक और सेट ले रहा हूँ मैं Z, इसके मेंबर्स हैं R, Q, S एंड P। दो डिफरेंट सेट्स हैं Y एंड C। अब इनके दरमियान रिलेशनशिप हम स्टडी करने जा रहे हैं कि इनके दरमियान क्या रिलेशन है। एक रिलेशनशिप तो देखते नज़र आ रही है, दोनों में 4-4 मेंबर्स हैं, तो ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं। लेकिन हम इस वक्त इक्विवेलेंट सेट से ज़्यादा डिटेल में, बारीकी में, डेप्थ में जाके देख रहे हैं कि इनमें क्या रिलेशनशिप है। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन विल बी, जो हमें एड्रेस करना चाहिए, क्या इनमें सेम मेंबर्स हैं? सो व्हेन यू लुक एट इट, लगता तो नहीं है। यहाँ P है, यहाँ तो R लिखा हुआ है, यहाँ Q है, यहाँ पे Q ही है, यहाँ R है, यहाँ S है, यहाँ S है, यहाँ P है। सो तरतीब में तो ऐसा नहीं लग रहा। लेकिन अगर हम इनको इनसर्कल करना शुरू करें तो देखते हैं क्या होगा। P इस सेट में है, P इस सेट में भी है, Q यहाँ है, Q इसमें भी है, इसमें R है, R इसमें भी है, इसमें S है, S यहाँ भी है। अब दोनों सेट्स को देखें तो पता चला कि दोनों में सेम मेंबर्स हैं। क्या दोनों में कुछ डिफरेंट मेंबर्स भी हैं, अनकॉमन मेंबर्स भी हैं? क्या Y में कुछ अनकॉमन मेंबर्स हैं? आंसर इज़ नो। क्या Z में कुछ अनकॉमन मेंबर्स हैं? नो। सिर्फ एक ही क्वेश्चन है इसके अंदर जिसका आंसर येस है, वो है क्या इनमें सारे मेंबर्स सेम हैं? आंसर इज़ येस, बिल्कुल सेम। एक्चुअली दोनों एक ही सेट हैं, इनके नाम बदल दिए गए हैं। तरतीब के बदलने से सेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वही रहते हैं। तरतीब जो चाहे कर दी जाए मेंबर्स की, सेट नहीं बदलता। ऐसे में इन सेट्स को हम कहते हैं कि Y एंड Z आर इक्वल सेट्स। अगर दो सेट्स बिल्कुल सेम मेंबर्स रखते हो बगैर किसी फ़र्क के, दे आर इक्वल सेट्स। और जब इनकी वेन डायग्राम बनाएंगे तो कैसी होगी? चूँकि दोनों के मेंबर्स बिल्कुल सेम हैं तो हम सिर्फ एक ही सर्कल बनाएंगे यहाँ पे, और इस पे दोनों के नाम लिख देंगे। इस पे Y भी लिखेंगे और Z भी लिखेंगे, और इनके जो मेंबर्स हैं वो क्या हैं? P, Q, R, S। चूँकि ये दोनों जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वेन डायग्राम में, वो डिफरेंट मेंबर्स की वजह से होते हैं। वेन डायग्राम में मेंबर्स को कभी भी 2 मरतबा नहीं लिखा जाता, एक ही मरतबा लिखा जाता है। तो लिहाजा दोनों के मेंबर्स सेम हैं तो एक ही मरतबा लिखे जाएंगे, तो हमको दूसरा सर्कल नहीं बनाएंगे, एक ही सर्कल में Y और Z को शो कर देंगे। ये 4 रिलेशनशिप हमने पढ़ी है, इक्विवेलेंट सेट को मिला के 5, कि दो सेट्स के दरमियान में कितनी डिफरेंट टाइप की रिलेशंस हो सकती हैं। सो मैं क्विकली रिव्यू कर रहा हूँ। नंबर 1, और मैंने साथ साथ वेन डायग्राम को भी एक्सप्लेन कर दिया है कि वेन डायग्राम के अंदर
किस तरह से हम रिलेशनशिप सेट्स की शो करते हैं, और इसी की मदद से हम वेन डायग्राम को की मदद से ही सेट के फंक्शंस पढ़ेंगे आगे। नंबर 1 थी इक्विवेलेंट सेट, उसकी कोई वेन डायग्राम नहीं होती क्योंकि उसके अंदर मेंबर्स को देखा नहीं जाता, सिर्फ गिना जाता है। जिनके नंबर्स बराबर हैं वो इक्विवेलेंट सेट्स हैं। उसके बाद हमने पढ़ा ओवरलैपिंग सेट्स, दो सेट जिनमें कुछ कॉमन मेंबर्स भी हों और दोनों में कुछ अनकॉमन भी हों। फिर हमने पढ़े सबसेट सुपर सेट, उसमें एक सेट में सारे कॉमन मेंबर होते हैं, एक में कुछ अनकॉमन भी होते हैं। उसके बाद हमने पढ़े इक्वल सेट्स, डिसजॉइंट सेट जिनमें कोई कॉमन मेंबर नहीं था, दोनों में सिर्फ अनकॉमन मेंबर्स थे, तो वो डिसजॉइंट सेट्स थे। एंड दिस इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इक्वल सेट्स जिनमें सिर्फ कॉमन मेंबर्स होते हैं, कोई अनकॉमन मेंबर नहीं होता, टोटल कॉमन मेंबर्स, दीज आर इक्वल सेट्स। आगे वाले लेसन में हम देखेंगे कि सेट्स पे फंक्शंस कैसे किए जाते हैं, सेट्स पे कौन कौन से फंक्शंस होते हैं और उनको कैसे किया जाता है टेबुलर फॉर्म के अंदर और वेन डायग्राम की फॉर्म में। अब हम वेन डायग्राम भी साथ साथ पढ़ेंगे कि जब फंक्शन किया जाएगा तो उसको वेन डायग्राम में कैसे शो करेंगे और हम उसे टेबुलर फॉर्म में कैसे शो करेंगे। सेट्स पे कोई भी काम करने के लिए सबसे जो बेसिक तरीका है वो टेबुलर फॉर्म को इस्तेमाल करना है, लेकिन हम दूसरी शक्लों में भी सेट के ऊपर फंक्शन कर सकते हैं जो यकीनन बाद में देखे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, विल कंटिन्यू, विल मीट सून।